लास्ट की क्लास में हमने एबायोटिक फैक्टर में एटमॉस्फेयर और लाइट पढ़ा था। आज हम लोग तीसरा एबायोटिक फैक्टर शुरू करते हैं, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? तो हम लोग कहते हैं इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। It is most important environmental factor which influences the activity of organism. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को इंजाइम रेगुलेट करता है, और जितने भी इंजाइम होते हैं वो सब टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है। आप लोग पढ़े होंगे इंजाइम का एक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये एंजाइम के काइनेटिक्स को रेगुलेट करता है। तो टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है which influences the activity of organism. Altitude, latitude, topography and vegetation are main aspects which determine the temperature of an area. एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, टोपोग्राफी और वेजिटेशन ये सब मेन फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है टेम्परेचर ऑफ एन एरिया को, किसी भी एरिया के टेम्परेचर को डिटरमाइन। लैटिट्यूड क्या है? हमने आपको बताया था इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, पोल पे लैटिट्यूड बढ़ते जाता है। जब इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका उल्टा कहें, पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एल्टीट्यूड होता है हाइट, प्लेन से माउंटेन पे अगर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। प्लेन से अगर माउंटेन पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एल्टीट्यूड है। लैटिट्यूड, टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या बायोजियोग्राफी ऑफ अर्थ। वो क्या है? सी कोस्ट है, प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, क्या है? प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, स्लोप है, वैली है, ये सब क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर है, बायोजियोग्राफी है, और ये भी टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है। और हमने बोला वेजिटेशन, जहां ट्री ज्यादा होते हैं वहां का टेम्परेचर कम होता है। हम लोगों ने ट्रांसपेरेशन में भी पढ़ा था कि ट्रांसपेरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ प्लांट अप टू 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो जहां ट्री ज्यादा होते हैं वहां पे टेम्परेचर कम होता है। आप कभी रियलाइज करेंगे, कभी हम लोग इवनिंग के टाइम में, खास करके विंटर सीजन सब में, अगर रोड पे निकलेंगे मार्केट में अगर निकलते हैं तो ज्यादा ठंडक महसूस नहीं होता है। लेकिन आप वही पार्क के पास से गुजरिए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ट्री जहां ज्यादा होता है टेम्परेचर कम होता है, यानी वेजिटेशन भी टेम्परेचर को अफेक्ट किया करता है। और हमने बताया कि ये चारों जो है मेन इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, टोपोग्राफी और वेजिटेशन। एल्टीट्यूड ज्यादा तो टेम्परेचर कम, लैटिट्यूड ज्यादा तो टेम्परेचर कम। बायोजियोग्राफी ऑफ अर्थ तो अलग ही है। और हम लोग कहते हैं जहां वेजिटेशन ज्यादा वहां पर टेम्परेचर कम होता है। हम लोग देखते हैं इसमें एक लैप्स रेट, या इसी को हम लोग लैप्स कांस्टेंट बोलते हैं। लैप्स रेट है या इसी को लैप्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है? ये वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन अर्थ सरफेस एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर एलिवेशन। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर एलिवेशन। लैप्स रेट है क्या? वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। अर्थ के सरफेस से अगर हम लोग 1000 मीटर मीन्स की 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री से कम होता है। अगर ग्राउंड के सरफेस से हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री से कम होता है। इसी को लैप्स रेट या इसी को लैप्स कांस्टेंट बोलते हैं। हालांकि कुछ बुक वाले लिखते हैं 6.4 डिग्री, हम लोग कहते हैं ये अप्रोक्स ही है, तो 6.5 और 4 दोनों ही चलेगा। इसी को हम लोग लैप्स रेट या लैप्स कांस्टेंट बोलते हैं।
अभी हम लोगों को जानना है टेम्परेचर इफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक हेडिंग है टेम्परेचर affect the climatic condition and temperature affect the climatic condition and activity of organism। इसमें ना एक टेबल बनेगा, पहले मेरे को बनाने दीजिए। इसमें लिखेंगे क्लाइमेटिक जोन ऑन अर्थ। इसमें है मीन एनुअल टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म क्लास, और यहाँ है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सबसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल जोन। यहाँ का मीन एनुअल टेम्परेचर मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस। जो एनिमल इस एरिया में रहते हैं उसका नाम होता है मेगाथर्म। मेगाथर्म जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये है सब ट्रॉपिकल जोन। इसका मीन एनुअल टेम्परेचर 17 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस। जो एनिमल यहाँ पे रहते हैं उसका नाम होता है मीजोथर्म। जो प्लांट ग्रो करते हैं वो होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट जोन है, इसका मीन एनुअल टेम्परेचर 10 डिग्री टू 17 डिग्री सेल्सियस है। जो एनिमल यहाँ पे रहते हैं उसका नाम होता है माइक्रोथर्म। जो प्लांट ग्रो करते हैं उसका नाम होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और ये है आर्टिक या अल्पाइन जोन। आर्टिक लैटिट्यूड में हुआ, अल्पाइन एल्टीट्यूड में। हमने बताया था ना कि 3 जोन का नाम सेम होता है, 4th जोन जो होते हैं उसका नाम चेंज हो जाता है। लैटिट्यूड में उसको आर्टिक या अंटार्कटिक जोन बोलते हैं और एल्टीट्यूड में उसको अल्पाइन जोन बोलते हैं। यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस। जो एनिमल इस एरिया में रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेकिस्टोथर्म। जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको बोलता हूं
टुंड्रा फॉरेस्ट। देखिए, ट्रॉपिकल जोन है, वहां का मीन एनुअल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। और इस एरिया में जो एनिमल रहते हैं उसको हम लोग मेगाथर्म बोलते हैं, जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। ये सब ट्रॉपिकल जोन है। यहाँ का मीन एनुअल टेम्परेचर 17 डिग्री टू 24 डिग्री होते हैं। यहाँ जो एनिमल होते हैं इस एरिया में रहते हैं उसको हम लोग मीजोथर्म बोलते हैं। जो प्लांट ग्रो करते हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट जोन है, इसका टेम्परेचर मीन एनुअल टेम्परेचर 10 टू 17 डिग्री सेल्सियस है। जो एनिमल इस एरिया में रहते हैं उसको माइक्रोथर्म बोलते हैं। जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम लोग कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। और आर्टिक और अल्पाइन जोन है, इसका मीन एनुअल टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो एनिमल रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेकिस्टोथर्म, और जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको टुंड्रा फॉरेस्ट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। कौन सा फॉरेस्ट है ऐसा जो अपने इंडिया में नहीं मिलता है? कौन सा फॉरेस्ट है जो अपने इंडिया में नहीं मिलता? मैं तो कहता हूं भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास, बस कमी रह गया तो एक टुंड्रा फॉरेस्ट। साउथ इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, तो वहां जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं यहाँ पे जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं इसको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर ट्री के पत्ते टूट करके गिरते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेसिडुअस ट्री। साल में एक बार पत्ते टूट करके गिर जाते हैं। आपने अगर रियलाइज किया होगा फरवरी और मार्च के शुरू में सारे पत्ते टूट करके गिर गए होंगे, लगता होगा कि ये प्लांट सूख गया, लेकिन अब फिर उसमें नए नए लीफ आ गए होंगे, तो इस सबको डेसिडुअस ट्री। और जैसे हम लोग कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, या नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलती है। क्रिसमस ट्री के जैसा पेड़ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉनिफेरस ट्री है। तो सब कुछ है, बस टुंड्रा फॉरेस्ट अपने इंडिया में। टुंड्रा फॉरेस्ट उस एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर सी लेवल से 5000 मीटर, यानी कहने का मतलब समुद्र तल से 5 किलोमीटर के ऊंचाई पे अगर कहीं फॉरेस्ट होता है तो वहां पे टुंड्रा फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। या नहीं तो लैटिट्यूड में जो 60 डिग्री से ज्यादा लैटिट्यूड पे जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ग्रो करते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट। इसलिए हम लोग कहते हैं अपने इंडिया में टुंड्रा फॉरेस्ट नहीं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अपना अगला पॉइंट है वो है कार्डिनल। ये कार्डिनल पॉइंट ना 3 टाइप के पॉइंट। एक है मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम कार्डिनल पॉइंट क्या है? हम लोग कहते हैं इट इज मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर एट विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स नॉर्मल। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, ऑप्टिमम और मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर है at which metabolic activity of organism remains normal, but above or below such temperature metabolic activity of organism get fail। इससे कम और ज्यादा करने पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का फेल हो जाते हैं, इसी को कार्डिनल
ये कार्डिनल पॉइंट 3 होते हैं और इट्स वैल्यू इज स्पेसिफिक टू स्पेसीज। इस कार्डिनल पॉइंट के जो तीनों पॉइंट है इसका वैल्यू अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग होता है। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, ऑप्टिमम और मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर हम लोग कहते हैं कि मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर से कम कर दूं या मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर से ज्यादा कर दूं, तो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटी फेल हो जाएगा, यानी वो कॉमा में चले जाएगा। अगर मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर से ज्यादा कर दूं तो वो ऑर्गेनिज्म कहां चला जाएगा? हॉट कोमा। और मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर से कम कर दूं तो वो ऑर्गेनिज्म कहां चला जाएगा? चिल कोमा। मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिए। हमने क्या बोला? मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, ऑप्टिमम और मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर है जहां तक ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल होता है। उससे कम और ज्यादा करने पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी फेल हो जाते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म कॉमा में चला जाता है। अगर मिनिमम से कम किए ऑर्गेनिज्म कॉमा में गया तो उसको चिल कॉमा कहते हैं, और मैक्सिमम से ज्यादा करने पे ऑर्गेनिज्म कॉमा में गया तो उसको हॉट कोमा बोलते हैं। यानी मिनिमम से कम पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फेल हो जाते हैं और मैक्सिमम से ज्यादा पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का फेल हो जाता है। हम लोगों को एक एक करके इसमें से जानना, और इस तीनों पॉइंट का वैल्यू अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग होते हैं। हम लोग सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? तो सच टेम्परेचर एट विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स मैक्सिमम। सच टेम्परेचर एट विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है? तो हम लोग कहते हैं सच मिनिमम टेम्परेचर एट विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन्स नॉर्मल, बट बिलो सच टेम्परेचर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट फेल्स कॉल्ड चिल कोमा। यानी वो मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल होता है और उससे कम करने पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का फेल हो जाता है, यानी वो ऑर्गेनिज्म कहां चला जाता है? कॉमा में। वो मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर जहां तक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल होता है उससे कम करने पे ऑर्गेनिज्म चिल कॉमा में चले जाए, वही मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है? तो हम लोग कहते हैं सच मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच metabolic activity of organism remains normal. Such maximum temperature at which metabolic activity of organism remains maximum, and above such temperature metabolic activity of organism get feels called hot coma. यानी वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल होता है और उससे ज्यादा करने पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का फेल हो जाता है, यानी वो ऑर्गेनिज्म कॉमा में, हॉट कोमा में चले जाते हैं, उसी को हम लोग मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर बोलते हैं। एक लिखते हैं कुछ डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। यूरीथर्म। यूरीथर्म क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म which can tolerate the wide range of temperature variation. Those organism which can tolerate the wide range of temperature variation. काफी ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट करते हैं तो उसको यूरीथर्म बोलते हैं। और एक होता है स्टेनोथर्म। स्टेनो ये क्या होते हैं? तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, और दे कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। वाइड रेंज के टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ किसको करेगा? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन को, तो उसी को स्टेनोथर्म। देखिए, अभी तक ये क्वेश्चन जितने बार भी पूछा गया वो डिफिनेशन ही पूछा जाता है, कौन सा यूरीथर्म है और कौन सा स्टेनोथर्म है, डिफिनेशन ही पूछा जाता है।
कि वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज के टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट करेगा तो उसे क्या कहेंगे, यूरिथर्म कहेंगे। जो नैरो रेंज के टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट करेगा उसको क्या कहेंगे, स्टेनोथर्म कहेंगे। एग्जाम्पल नहीं पूछा, और सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आपको एक ऐसे हम लोग कह दे तो यूरिथर्म जनरली वार्म ब्लडेड एनिमल होता है और स्टेनोथर्म जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए हम लोग लिखते नहीं। लेकिन अगर कभी हमें ऑप्शन में एग्जाम्पल दे दिया जाए तो उस समय हम लोग वार्म ब्लडेड को यूरी मान करके करेंगे और कोल्ड ब्लडेड को स्टेनो मान करके आंसर करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ इसके बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है यूरीथर्म को वार्म ब्लडेड लिखते नहीं है और स्टेनो को कोल्ड ब्लडेड लिखते नहीं है, क्योंकि इसके एक्सेप्शन काफी ज्यादा होते हैं। आपसे सिर्फ डिफिनेशन ही पूछा। एक हम लोग देखते हैं थर्मोपीरियोडिसिटी। थर्मोपीरियोडिक, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और पीरियोडिसिटी का मतलब होता है ड्यूरेशन। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है ड्यूरेशन। हमने 11th में पढ़ाया था ना फोटो पीरियोडिज्म, फोटो का मतलब लाइट, पीरियड का मतलब ड्यूरेशन। तो आज टेम्परेचर का ड्यूरेशन का एक है। तो हम लोग जानते हैं थर्मो पीरियोडिसिटी क्या है। It is regular change in temperature which occurs at a specific interval of time. It is regular change in temperature which occurs at a specific interval of time. Regular change होता है टेम्परेचर में जो एक specific interval of time होता है। It influences the activity of organism. Organism के activity को भी influence करता है। It may be diurnal और seasonal. ये दो तरह के होते हैं, डायूर्नल और सीजनल। देखिए थर्मो पीरियोडिसिटी क्या बोलते हैं, रेगुलर चेंज इन टेम्परेचर विच अकर्स एट ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता है तो उसी को थर्मो पीरियोडिसिटी। जैसे दिन गर्म होता है, रात ठंडा होता है। जैसे समर जो होता है हॉटर होता है, विंटर जो होता है कोल्डर होता है। फिक्स पीरियड पे टेम्परेचर में चेंज होता है, इसी को थर्मो पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है और ये दो तरह के होते हैं। एक का नाम है डायूर्नल पीरियोडिसिटी। डायूर्नल पीरियोडिसिटी का मतलब होता है दिन और रात का। इसमें हम लोग दो बात कहेंगे। डे इज यूजुअली वार्मर एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट एंड मोस्ट ऑफ एनिमल बिकम एक्टिव। Day is usually warmer and increases the rate of photosynthesis in plant and most of animal become active. दिन गर्म होता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाता है प्लांट में और ज्यादातर एनिमल दिन में एक्टिव है। नाइट इज यूजुअली कोल्डर एंड इंक्रीजेस द rate of storage of material and growth in plant and most of animal become inactive. नाइट जो होते हैं वो जनरली कोल्डर होते हैं, जिससे क्या होता है रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल और ग्रोथ प्लांट में बढ़ जाता है। आपने पहले पढ़ा होगा 11th में, मैंने खुद पढ़ाया था। हिली पोटैटो आर लार्जर इन साइज। वाई? पहाड़ी आलू बड़े साइज के क्यों होते हैं? क्योंकि हिली एरिया में रात का टेम्परेचर कम होता है, नाइट का टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ रिस्पिरेशन कम होता है, रिस्पिरेशन का रेट कम होने से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होगा तो ग्लूकोज का स्टोरेज ज्यादा होगा तो ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो हमने आपको बताया कि नाइट में टेम्परेचर कम होता है तो रिस्पिरेशन का रेट कम होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होता है, इसलिए स्टोरेज ज्यादा होता है और ग्रोथ ज्यादा होता है प्लांट। और ज्यादातर एनिमल रात में इनएक्टिव होते हैं। बस एक्टिव कौन से होते हैं? नॉकटर्नल।
नॉक्टर्नल एनिमल, आप लोग जानते होंगे ना, एनिमल 3 टाइप के होते हैं। डायूर्नल वो होते हैं जो दिन में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल वो होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं। तो मैंने क्या बोला, नाइट इज यूजुअली कोल्डर एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड ग्रोथ इन प्लांट एंड मोस्ट ऑफ एनिमल बिकम इनएक्टिव। सिर्फ एक्टिव कौन सा होता है, नॉक्टर्नल। इस सब को हम लोग कहते हैं डायूर्नल पीरियोडिसिटी। हालांकि एनिमल 3 टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है डायूर्नल, दिन में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल रात में एक्टिव होते हैं, और एक क्रेपस्कुलर होता है। क्रेपस्कुलर क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो ट्विन लाइट या डिम लाइट कंडीशन में एक्टिव होते हैं, तो उसी को हम लोग क्रेपस्कुलर बोलते हैं। तो हमने यहाँ डायूर्नल पीरियोडिसिटी, और एक सेकेंड है, आखिरी है सीजनल पीरियोडिसिटी। इसमें हम लोग कहते हैं इट इन्फ्लुएंसेस द फिनोलॉजी इन प्लांट, इट इन्फ्लुएंसेस द फिनोलॉजी इन प्लांट which include seed germination, vegetative growth, flowering, fruiting, seed formation, senescence, etc. हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, इस सब को ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन आज हमने सीजनल पीरियोडिसिटी में बोला कि इस सब को कौन डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर। हमने बताया कि इट इन्फ्लुएंसेस द फिनोलॉजी इन प्लांट। फिनोलॉजी किस चीज को इंक्लूड करता है, सीड जर्मिनेशन को, वेजिटेटिव ग्रोथ को, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, सेनेसेंस, इन सबको। ये सीजनल पीरियोडिसिटी है, फिनोलॉजी को। among animal it also influences the, कहने का मतलब सीजनल पीरियोडिसिटी in animal it also influences the hibernation, estivation, migration, reproductive behavior, etc. हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इन सब चीजों को भी influence करता है। मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि इन सब चीजों को लाइट का ड्यूरेशन और टेम्परेचर दोनों चीज इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन आज हम लोग टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला इस सबको टेम्परेचर इन्फ्लुएंस किया करता है। हमने आपको ये सब बताया, डायगोनल और सीजनल पीरियोडिक। अभी हम लोग कुछ डिफिनेशन जानेंगे, और सबसे फर्स्ट है साइक्लोमॉर्फोसिस। साइक्लोमॉर्फोसिस, ये साइक्लोमॉर्फोसिस क्या है, तो हम लोग कहते हैं बॉडी शेप ऑफ एनिमल गोज अंडर सीजनल वेरिएशन। बॉडी शेप ऑफ एनिमल गोज अंडर सीजनल वेरिएशन। एनिमल का जो बॉडी शेप है वो सीजनल वेरिएशन में जाता है, तो उसी को हम लोग साइक्लोमॉर्फोसिस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है जैफनिया। इसका एग्जाम्पल होता है जैफनिया। बॉडी शेप एनिमल का कहा गया है सीजनल वेरिएशन में, और इसका एग्जाम्पल जैफनिया। कौन सा फाइलम और कौन सा क्लास, ये क्रस्टेशिया क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है। तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये डेफनिया जो क्रस्टेशिया क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है, ये अपने आर्थ्रोपोडा फाइलम और क्रस्टेशिया क्लास के ऊपर कलंक की है। कहेंगे कलंक क्यों है? आप लोग जानते होंगे कि जितने भी हायर एनिमल होते हैं वो लोअर एनिमल को खाता है, हायर एनिमल लोअर एनिमल को खाता है, लेकिन डेफनिया को हाइड्रा खा जाता है। हाइड्रा कहाँ देखे, सिलिंट्रेटा फाइलम का एनिमल, उसका औकात तो देखिए, सिलिंट्रेटा का एनिमल होकर के डेफनिया को खा जाता है, लोअर एनिमल हाइयर को खाता है। यहाँ थोड़ा यूनिक। लेकिन आज मैं ये नहीं बताना चाहता, आज मैं दूसरा चीज मतलब डेफनिया का गंदा सा डायग्राम में बनाता हूँ, बस समझने। में बहुत सारे लेग्स लगे होते हैं, इस तरह का डेफिया। लेकिन ऐसा डेफिया ना विंटर में मिलेगा,
जब स्प्रिंग सीजन आ जाएंगे तो इसके सर के ऊपर हेलमेट बनने लगता है। जब समर सीजन आएगा तो हेलमेट वेल डेवलप हो जाएगा। और जब ऑटम आएगा ये हेलमेट डिसअपियर होने लगेगा। विंटर में बिना हेलमेट वाला, विंटर में हेलमेट नहीं होता है, स्प्रिंग में हेलमेट का फॉर्मेशन होता है, समर में हेलमेट बिल्कुल डेवलप होते हैं, ऑटम में हेलमेट डिसअपियर होने लगते हैं। तो बॉडी शेप कहाँ गया है सीजनल वेरिएशन में, इसी को हम लोग साइक्लोमॉर्फोसिस। हम लोग डेफनिया को देख करके नहीं बता सकते कि कौन सा सीजन है। सपोज कर लीजिए डेफनिया के हेड के ऊपर हेलमेट नहीं है, इसका मतलब विंटर सीजन है। हेलमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रो हो रहा है हेलमेट, इसका मतलब स्प्रिंग सीजन है। हेलमेट वेल डेवलप्ड है, इसका मतलब समर सीजन है। हेलमेट डिसअपियर हो रहे हैं टूट टूट करके, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये ऑटम सीजन है। तो बॉडी शेप सीजनल वेरिएशन शो करता है, इसी को साइक्लोमॉर्फोसिस बोलते हैं, जिसका एग्जांपल देखते हैं। मैं कुछ और भी अभी रूल्स लिखने जा रहा हूँ। कोई भी रूल यूनिवर्सल नहीं है, सबके बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन अपने से पूछा जाता है इसलिए हम लोग उसको रूल को यहाँ पे लिखते हैं। और सबसे फर्स्ट है जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स रूल क्या है, तो हम लोग कहते हैं ग्रोथ ऑफ एनिमल इज मोर इन कोल्डर क्लाइमेट with respect to growth of animal in warmer climate. Growth of animal is more in colder climate with respect to growth of animal in warmer climate. कोल्डर क्लाइमेट में एनिमल का ग्रोथ ज्यादा होता है, वार्मर क्लाइमेट में एनिमल का ग्रोथ कम होता है। जॉर्डन्स ने इसी को बताया था और अपने नाम पे रूल बना दिया जॉर्डन। इन्होंने देखा कॉड फिश के दो बच्चे को लिया गया, कॉड फिश के बच्चे, आप जानते हैं कॉड फिश जिसका लीवर ऑयल निकाला जाता है, जी वही कॉड फिश के दो बच्चे को लिया, एक को कोल्डर वाटर में रहने दिया, एक को वार्मर वाटर में रखा। तो देखा गया कोल्डर वाटर में ग्रोथ ज्यादा हुआ, वार्मर वाटर में ग्रोथ कम हुआ। और साथ ही साथ कोल्डर वाटर में 56 वर्टिब्रा था कॉड फिश में, और वार्मर वाटर वाले कॉड फिश में 54 वर्टिब्रा। यानी हम लोग कहते हैं cold water cod fish have 56 vertebra while warm water cod fish have 54 vertebra. कोल्ड क्लाइमेट में 54 वर्टिब्रा, मतलब कोल्डर में 56 वर्टिब्रा है, वार्मर में 54 है। और इन्होंने बताया कि कोल्डर क्लाइमेट में एनिमल का ग्रोथ ज्यादा होता है, वार्मर में ग्रोथ कम होता है। यही जॉर्डन का रूल जॉर्डन। लेकिन मैं बार बार यही बताऊंगा कोई भी रूल यूनिवर्सल नहीं है, सबके बहुत सारे एक्सेप्शन। एक है ब्रैगमेंस रूल। ब्रैगमेंस रूल क्या है, बॉडी साइज ऑफ मेनी वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट बोलने का मतलब यहाँ दो चीजों से, बर्ड और मैमल। ब्रैगमेंस ने दो ही चीजों को वर्टिब्रेट मान करके वो बताए थे, अपना लॉ दिए थे। बॉडी साइज ऑफ मेनी वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट बोलने का मतलब है बर्ड और मैमल, ऑफ कोल्डर क्लाइमेट इज लार्जर विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी साइज ऑफ एनिमल ऑफ वार्मर क्लाइमेट। बॉडी साइज ऑफ कोल्डर क्लाइमेट, body size of vertebrate of colder climate is larger with respect to body size of animal of warmer climate, because large body have a small surface area which reduces the heat loss. Larger body have a small surface area which reduces the heat loss. ब्रैगमेंस बताए थे कि कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी साइज लार्जर होता है। कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का, एनिमल यहाँ वर्टिब्रेट से, बर्ड और मैमल से, कोल्डर क्लाइमेट के वर्टिब्रेट का बॉडी साइज लार्जर होता है वार्मर क्लाइमेट के एनिमल के बॉडी साइज। ऐसा क्यों है, क्योंकि लार्जर बॉडी हैव ए स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम विच रिड्यूसेस द हीट लॉस। लार्जर बॉडी के पास स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम होते हैं जो हीट लॉस को कम करते हैं। आप कहेंगे ये
उल्टा सा लग रहा है, लार्जर बॉडी हैव स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम। मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए ये एक स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म, स्फेरिकल, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²। आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, अगर यदि स्फीयर के सरफेस एरिया का तो 4πr²। बॉडी साइज बड़ा है, मैं क्या करता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ, यानी हमने वॉल्यूम को क्या किया, हाफ। हमने वॉल्यूम को हाफ किया तो सरफेस एरिया हाफ होना चाहिए, लेकिन नहीं, सरफेस एरिया तो यही हाफ हो गया, लेकिन ये भी तो एक्सपोज हो गए ना, एरिया एक्सपोज बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। वॉल्यूम को हाफ करने से सरफेस एरिया हाफ ही नहीं हुआ, हाफ से ज्यादा हुआ। आपको पता है हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का था 4πr², तो हेमी स्फीयर का 2πr² नहीं होता है, होता है 3πr²। हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3πr² होता है, जबकि स्फीयर का 4πr²। क्यों, क्योंकि हेमी स्फीयर में 1πr² और बढ़ गया, ये वाला एरिया एक्सपोज हो गया। जितना छोटा बॉडी होगा, मान लीजिए इसको और वॉल्यूम को कम किया तो एरिया एक्सपोज और भी बढ़ जाएगा, देख रहे हैं, अब ये भी एरिया एक्सपोज। तो जितना लार्जर बॉडी होगा एरिया एक्सपोज कम होगा, हीट लॉस कम होगा। जितना छोटा बॉडी होगा एरिया एक्सपोज पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा। यही रीजन है कि बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म सब कोल्डर क्लाइमेट में नहीं मिलते, क्योंकि उसका एरिया एक्सपोज पर वॉल्यूम ज्यादा होता है और हीट लॉस काफी ज्यादा होता है। तो ये ब्रैगमैन्स रूल था कि वर्टिब्रेट का बॉडी साइज, कोल्डर क्लाइमेट के वर्टिब्रेट का बॉडी साइज लार्जर होता है, वार्मर क्लाइमेट के वर्टिब्रेट का बॉडी साइज स्मॉलर होता है। थर्ड है अपना एलेंस रूल। आप लोग जानते हैं एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज क्या होती है, एक्सट्रीमिटीज होते हैं जैसे हैंड हुआ, फीट हुआ, फीट मतलब है फुट का प्लूरल, जैसे डिजिट हुआ, फिंगर हुआ, नोज हुआ, पिन्ना हुआ, एनिमल में टेल हुआ, ये सब क्या है, एक्सट्रीमिटीज है, मतलब मेन बॉडी से लगा हुआ पार्ट, इसको हम लोग एक्सट्रीमिटीज। तो एलेंस रूल कहते हैं जो एक्सट्रीमिटीज है, यानी हैंड है, फीट है, पिन्ना है, टेल है, नोज है, extremities of animal of colder climate is smaller, extremities of animal of colder climate is smaller with respect to animal, extremities of animal of warmer climate, extremities of animal of colder climate is smaller with respect to extremities of animal of warmer climate, because small extremities reduces the heat loss, because small extremities reduces the heat loss. एलेंस रूल क्या कहते हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल होते हैं उसका एक्सट्रीमिटीज छोटा होता है, उसके फिंगर छोटे होते हैं, उसका पिन्ना छोटा होता है, उसका हेड छोटा होता है, उसका पिन्ना जो होता है, हैंड जो होता है, ये सब छोटे छोटे होते हैं, टेल भी छोटा होता है। अब वार्मर क्लाइमेट के एनिमल का पिन्ना हुआ, फिंगर हुआ, टेल हुआ, ये सब बड़े साइज के होते हैं, ये बोलते हैं एलेंस। ऐसा क्यों कहते हैं आप खुद सोचिए। विंटर सीजन में आपने रियलाइज किया होगा आपको सबसे ज्यादा ठंड बॉडी के किस पार्ट में लग रहा था, वो पैरों का फिंगर होगा, हाथों का फिंगर होगा, नोज का टिप होगा, पिन्ना होगा, और एनिमल सबको देखेंगे, डॉग सबको सबसे ज्यादा ठंड उसके पूंछ में लगता है और पिन्ना में लगता है। जब डॉग कभी बैठते देखे होंगे विंटर सीजन में, तो 2-3 बार वो घूमते रहता है और फिर वो अपने पूंछ को पेट से दबा करके बैठता है, क्योंकि कुत्ते को सबसे ज्यादा ठंड कहाँ लगता है, उसके एक्सट्रीमिटीज में, उसके टेल में, उसके पूंछ में लगता है। और समर सीजन में डॉग को आपने देखा होगा, यहाँ सोया होता है, पूंछ किसी और जगह पड़ा होता है,
वो उसके पूंछ को पेट के नीचे दबा करके नहीं बैठता है। वो कब बैठता है? विंटर में, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड जो होता है एक्सट्रीमिटीज में ही लगती है। इसीलिए कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज से हीट लॉस भी काफी ज्यादा होता है, तो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का जो एक्सट्रीमिटीज होता है छोटा होता है ताकि हीट लॉस कम हो। वार्मर क्लाइमेट के एनिमल का एक्सट्रीमिटीज लार्जर होता है। तो ये एलन एक कहते हैं ग्लोगर्स रूल। ग्लोगर्स ये कहता है कि बॉडी कलर ऑफ एनिमल ऑफ वार्मर क्लाइमेट इज डार्क कलर। बॉडी कलर ऑफ एनिमल ऑफ वार्मर क्लाइमेट इज डार्क कलर with respect to body color of animal of colder climate। कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी कलर लाइट होता है, ब्राइट होता है। कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी कलर लाइट होता है, ब्राइट होता है, जबकि वार्मर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी कलर डार्क होता है। ऐसा ग्लोगर्स ने ऑब्जर्व किया था, अपने नाम पे रूल बना दिया ग्लोगर्स। आप देखेंगे जो इधर के जो माउस होते हैं, चूहा होता है, वो ब्राउन या ब्लैक कलर के। आपने कभी गिनी पिग को देखा होगा, पहाड़ी चूहा को, व्हाइट होते हैं, लाइट कलर्ड के होते हैं। आपने इधर के बियर को देखा होगा, ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं, भालू बियर। आपने टीवी सब पे पोलर बियर देखा होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। आपने साउथ इंडिया के लोगों को भी देखा होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं। आप लोग कश्मीर के, हिमाचल के, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखिए, कोल्डर क्लाइमेट के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल लाइट कलर के होते हैं, फेयर कलर के होते हैं। तो हमने बोला कि कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी कलर डार्क होता है और वार्मर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी कलर उल्टा हो गया। कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी कलर लाइट होता है और वार्मर क्लाइमेट के एनिमल का बॉडी कलर डार्क होता है। ये ग्लोबल। हम लोग एक दो और डिफिनेशन जानते हैं, आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में भी, एक बार मेरे से भी पढ़ लीजिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसी को हम लोग क्वाइकिलोथर्म और एक्टोथर्म बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को ही क्वाइकिलोथर्म और एक्टोथर्म बोलते हैं। ये क्या है? हम लोग कहते हैं बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मैच विथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बाय हीट लॉस और हीट गेन। बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मैच विथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बाय हीट लॉस और हीट गेन। यानी बॉडी टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, हीट लॉस और हीट गेन। दैट इज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऑर्गेनिज्म अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि बॉडी टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा कोई भी फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होते। एंड ऑर्गेनिज्म शोज हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन। ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन को शो करते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल एक्सेप्ट बर्ड एंड मैमल। ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल एक्सेप्ट बर्ड एंड मैमल, वो वार्म लगे। तो मैंने कोल्ड ब्लडेड में क्या बोला कि बॉडी टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है हीट लॉस और हीट गेन से। यानी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज विथ चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर।
ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। और ऑर्गेनिज्म शोज हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन और बहुत तरह के एडाप्टेशन को शो करता है। वो सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसका एग्जांपल ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल है, सिर्फ बर्ड और मैमल को छोड़ करके, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड है। तो हम लोग देखते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, इसी को होम्योथर्म या इसी को एंडोथर्म, होम्योथर्म और वार्म ब्लडेड एनिमल क्या है? हम लोग कहते हैं organism have tendency to maintain their constant body temperature. Organism have tendency to maintain their constant body temperature. Organism के पास टेंडेंसी है कि वो अपने constant body temperature को maintain करके, that is body temperature of organism cannot change with change in environmental temperature. Environmental temperature के साथ change नहीं होगा। फिर हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म हैव फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के पास फिजियोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिसका एग्जांपल क्या होते हैं? ऑल बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स होते हैं। और फिर कहते हैं देयर इज नो नीड ऑफ हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड माइग्रेशन। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक्सेप्ट सम बर्ड शोज माइग्रेशन, पोलर बियर शोज हाइबरनेशन, उसको छोड़कर। तो मेरी बातों को सुनो, मैंने क्या बोला। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्गेनिज्म हैव their own physiological thermoregulatory mechanism. Organism have physiological thermoregulatory mechanism, यानी biological thermoregulatory mechanism। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन और एडाप्टेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ बर्ड है जो माइग्रेशन शो करती है, कुछ जैसे पोलर बियर मैमल होकर के एस्टिवेशन शो करती है, मतलब हाइबरनेशन करता है। पोलर बियर हाइबरनेशन करता है, बर्ड माइग्रेशन करता है, वेल जो है वो भी माइग्रेशन करती है, मैमल है। तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कोल्ड ब्लडेड है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन कर रही है। हम लोग कहेंगे है तो वो भी वार्म ब्लडेड है, तो वो भी वार्म ब्लडेड ही, बस एक्सट्रीम होने के वजह से उसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन ये सब करना पड़ा। अब हम लोग जानेंगे, वो होता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, ये क्या है? वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन वाटर बॉडी। वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट है वाटर बॉडी में, इसी को थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इसमें 4 डायग्राम बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-2 डायग्राम बनाएंगे, 2 पहले बना लेंगे, 2 बाद में बनाते हैं। तो 4 डायग्राम बनेगा 4 सीजन के। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक में सबसे फर्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो है समर सीजन का। और समर सीजन में चलता है स्ट्रेटिफिकेशन।
समर सीजन में स्ट्रेटिफिकेशन चलते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है वर्टिकल लेयरिंग होता है। ये जो दो एरो देख रहे हैं ना, ये विंड को बताता है, एयर को, विंड को बताता है। और समर सीजन के लेक में 3 लेयर बनते ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ऊपर वाला है इक्विलिब्रियम, इसी को हम लोग मोर टेम्परेचर बोलते हैं। एक है मेटालिम्नियम, इसी को हार्मोक्लाइन बोलते हैं। इसी को हम लोग मॉडरेट टेम्परेचर बोलते हैं। और एक है लो। आपने समर सीजन में किसी लेक में या किसी पॉन्ड में ऑब्जर्व किया होगा, या किसी पानी के गड्ढे में कभी ऑब्जर्व किए होंगे, नहाए होंगे, तो आपको पता होगा ऊपर का पानी बहुत गर्म होता है, लगता है जला देगा। बीच का पानी मॉडरेट होते हैं और बॉटम का पानी बहुत ही ठंडा होता है। ऊपर में क्या है इपिलिम्नियन, बीच में मेटा, और नीचे में क्या है हाइपोलिम्नियन। 3 स्ट्रेटिफाइड लेते हैं समर लेक। समर सीजन के बाद जो दूसरा सीजन आएगा वो आएगा ऑटम सीजन। और ऑटम में चलता है टर्न ओवर। ये दो एरो दिया है, ये विंड को बता रहा है। इसमें होता है मिक्सिंग ऑफ, नीचे का पानी ऊपर, नीचे का पानी ऊपर, मिक्सिंग होता रहता है। इसमें कोई लेयर नहीं बनते। इससे क्या होता है, मिक्सिंग से क्या होता है, मोर O2 होता है, मोर न्यूट्रिएंट होते हैं, और मोर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन यहाँ पे सरफेस वाटर इज कोल्डर। ऑटम सीजन में टर्नओवर चलते रहता है, कोई स्ट्रेटिफाइड लेयर नहीं बनते हैं। इससे मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है। मिक्सिंग ऑफ वाटर की वजह से O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, यानी मोर O2 होते हैं। न्यूट्रिएंट जो बॉटम में जमा होते हैं वो ऊपर आ जाता है, तो इससे न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है। और O2 ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ भी ज्यादा होता है। लेकिन सरफेस वाटर कोल्डर होते हैं, नीचे का पानी थोड़ा वार्मर होता है, ऊपर का पानी ज्यादा ही कोल्डर होता है। ये दो हमने बनाया। दो और डायग्राम बनाना है। सबसे फर्स्ट हम लोग बनाते हैं 3rd नंबर में विंटर सीजन। और इसमें भी चलता है स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए हम लोग विंटर सीजन में इसे मिटा ही देता हूँ। विंटर लेक की बात करते हैं। विंटर सीजन में भी स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, 2 स्ट्रेटिफाइड लेयर होते हैं। ऊपर में आइस होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होते हैं, नीचे में वाटर होते हैं जो 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होते हैं। 2 स्ट्रेटिफाइड लेयर। आपको तो पता ही होगा 4 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है।
इस पर डेंसिटी मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम मिनिमम होता है। डेंसिटी मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। एक क्वेश्चन में ऐसे आपसे फिजिक्स से पूछ देता हूँ, जिसे आए वो हमें बताएंगे। 2 ग्लास वाटर है जो कंप्लीटली फिल्ड है, 2 ग्लास वाटर है जो कंप्लीटली फिल्ड है, दोनों का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। एक ग्लास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हैं यानी 5 डिग्री करते हैं, और एक ग्लास के टेम्परेचर को 1 डिग्री से कम करते हैं यानी 3 डिग्री करते हैं। एक को 5 डिग्री किया, एक को 3 डिग्री किया, किस ग्लास से वाटर का ओवरफ्लो होगा? ये पहला क्वेश्चन। अगर आप कह रहे हैं कि दोनों से होगा तो दूसरा क्वेश्चन है किस ग्लास से ज्यादा वाटर ओवरफ्लो होगा, आप हमें बताएंगे। फोर्थ हम लोग देखते हैं, आखिरी है इसका, विंटर के बाद आएगा स्प्रिंग सीजन और इसमें चलेगा टर्न ओवर। टर्न ओवर क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ वाटर होगा। इससे क्या होगा? मोर O2 होगा, मोर न्यूट्रिएंट होगा, और बस यहाँ पे सरफेस वाटर इज वाटर। देखिए क्या हुआ, मिक्सिंग होने की वजह से मोर O2 होगा, मोर न्यूट्रिएंट होगा, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ ज्यादा होता है, बस सरफेस वाटर जो है वार्मर। ऑटम सीजन में सरफेस वाटर कोल्डर था और यहाँ पर वार्मर है। आप सोच रहे होंगे इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया? इससे जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि समर लेक में कितने स्ट्रेटिफाइड लेयर होते हैं ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर? तो हम लोग कहेंगे 3। समर में 3 था ना, इपिलिमियन, मीटा और हाइपोलिमियन। विंटर लेक में कितने स्ट्रेटिफाइड लेयर होते हैं ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर? तो हम लोग कहेंगे 2, सामने में ही। ऑटम और स्प्रिंग में कितने स्ट्रेटिफाइड लेयर होते हैं? हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, वहां टर्नओवर चलता है। फिर पूछा जाता है फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ मैक्सिमम किसमें होता है? ऑटम और स्प्रिंग में होता है। तो ये सब था इसके बारे में। इसी के साथ हमारा जो टेम्परेचर है, तीसरा जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट के क्लास में फोर्थ में एयर या विंड जो है, जिसे कहते हैं एयर और विंड, वो सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट।